इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बीपीएससी 4.0 एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्लास रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। एक नंबर प्रश्न है, शाख नियंत्रण नीति में एकरूपता बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार का शाख नियंत्रण नीति पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण प्रतियोगिता होना चाहिए, अपूर्ण प्रतियोगिता होना चाहिए, अल्पाधिकार होना चाहिए, तो एकाधिकार होना चाहिए। तो शाख नियंत्रण नीति पर एकरूपता बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार का शाख नियंत्रण नीति पर एकाधिकार होना चाहिए, तो एक का सही आंसर डी है। अगला 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री शाख नियंत्रण को ही केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं? शाख नियंत्रण जो है वह केंद्रीय बैंक करता है और शाख सृजन का कार्य जो है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक करता है। तो शाख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का सबसे प्रमुख कार्य कौन मानते हैं? केन्स, प्रोफेसर शाह, फ्रीडमैन, हार्ट्रे। तो प्रोफेसर शाह जो है केंद्रीय बैंक को शाख नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। इसके अलावा केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करने का कार्य करती है, मौद्रिक नीति बनाने का कार्य करती है, डाटा जारी करने का कार्य करती है, शाख नियंत्रण का कार्य करती है, अन्य बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य करती है, सरकार के बैंक के रूप में भूमिका निभाती है, बैंकों के बैंक के रूप में भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक के बहुत सारे कार्य हैं और भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, 3 नंबर, मुद्रा के तरलता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रेडक्लिफ, गुरले, शाह। इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा के तरलता सिद्धांत के प्रतिपादक रेडक्लिफ एंड गुरले शाह दोनों हैं, तो सही आंसर सी है। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, मुद्रा का मूल्य और मूल्य स्तर में संबंध सीधा होता है, विपरीत होता है, तटस्थ होता है, कुछ नहीं होता है? तो मुद्रा का मूल्य और मूल्य स्तर में संबंध जो होता है वह विपरीत होता है, तो सही आंसर 4 का बी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? फिशर ने, जेएस मिल ने, डेवनजत्ती ने, रिकार्डो ने। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम डेवनजत्ती द्वारा किया गया था। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, समीकरण n बराबर पी के प्लस आर के स्क्वायर किसके द्वारा दिया गया समीकरण है? तो यह समीकरण जो है प्रोफेसर कीन्स द्वारा दिया गया है। तो कीन्स डी में दिया गया है, सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, 7 नंबर, मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह कीन्स ने किया था, तो सही आंसर कीन्स है। कीन्स 7 में ए आंसर सही ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य, तो मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, तो सही आंसर ये है। मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है एक वस्तु के पीछे अधिक मुद्रा का लगी होना। अगला प्रश्न है 9 नंबर, तो इसलिए 8 का सही आंसर ए है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए। तो मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से किसने की है? ऑप्शन ए काल्वर्ट, कीन्स, क्राउदर, रॉबर्टसन। तो मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से जो है वकील एवं ब्रह्मानंद ने की है, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है 9 नंबर प्रश्न में। मुद्रास्फीति की तुलना जो है डाकू से वकील एवं ब्रह्मानंद करते हुए बताते हैं कि मुद्रास्फीति जो है डाकू है जो अदृश्य रहता है, और डाकू तो धनी व्यक्तियों को लूटता है और मुद्रास्फीति तो गरीबों को लूटती है। इसके अलावा मुद्रास्फीति का खोज सिद्धांत प्रोफेसर थुलेप्स द्वारा दिया गया है। संपत्ति सिद्धांत संपत्तियों के मूल्य में सतत एवं संचयी वृद्धि प्रदर्शित करता है, और कैगन मुद्रास्फीति को लोगों की मुद्राधारिता के ऊपर स्फीति कर के रूप में देखते हैं, तथा मुंडेल जो है मुद्रास्फीति को सरकारी व्यय प्रोत्साहित करने वाला कारक मानते हैं। आर.एन. भार्गव मुद्रास्फीति को एक आनुपातिक कर के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रोफेसर एस.एन. लाल मुद्रास्फीति को प्रतिगामी कर के रूप में देखते हैं। अगर मुद्रास्फीति में देखा जाए तो ऋणी, उत्पादक, व्यापारी वर्ग, कृषक, विनियोजक एवं परिवर्तन आय समूह वर्ग को मुद्रास्फीति से लाभ होता है, तथा उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय समूह तथा पेंशन भोगी वर्ग को मुद्रास्फीति से हानि होती है। तो यह मुद्रास्फीति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष की
देन है। अतिरेक मूल्य सिद्धांत कार्ल मार्क्स को से ही मिली थी। तो यह सिस्मंडी है, सिस्मंडी दोनों जगह खाली स्थान पे रहेगा, तो सही आंसर डी है, सिस्मंडी। अगला प्रश्न है इंडस्ट्री 1817-18 तथा द इंडस्ट्री सिस्टम 1821-22 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडस्ट्रीज 1821 द इंडस्ट्रियल सिस्टम 1821-22 नामक पुस्तक के रचयिता जो हैं सेंट साइमन है, सेंट साइमन। ए ऑप्शन में दिया गया है, 11 का सही आंसर ए है। अगला 12 नंबर है प्रगति ने भोजन की मेज को सीमित अतिथियों के लिए ही लगाया है, जो बिना निमंत्रण आएगा उसको अवश्य भूखा मरना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है टॉमस रॉबर्ट माल्थस का है। और माल्थस जो है जनसंख्या के संदर्भ में बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण अपना रखते हैं तथा बताते हैं कि प्रकृति ने भोजन की मेज जो है कुछ सीमित लोगों के लिए ही सजाई है, और जो बिना निमंत्रण के इस पृथ्वी पर आएगा तो उसको अवश्य रूप से भूखों ही मरना पड़ेगा। इसके अलावा जनसंख्या के संदर्भ में माल्थस जो है खाद्यान्न को अंकगणितीय क्रम में बढ़ने की बात बताते हैं और जनसंख्या को ज्यामितीय क्रम में बढ़ने की बात बताते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसलिए सही आंसर 12 का ए होगा। अगला आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है। तो आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान जो है वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय होता है, सही आंसर डी है 13 नंबर प्रश्न का। अगला 14 नंबर प्रश्न है रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय होती है। तो रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय कम होती है, अधिक होती है, शून्य होती है, अनंत होती है। तो रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय जो है वह शून्य होती है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 15 नंबर प्रश्न है अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र अत्यधिक लोचदार होता है, पूर्णतया लोचदार होता है, पूर्णतया बेलोचदार होता है, सामान्य लोचदार होता है। तो अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र पूर्णतया बेलोचदार होता है। तो सही आंसर 15 का सी है। अगला 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यूलर के प्रमेय का संबंध है तो मुद्रास्फीति से, वितरण से, जनसंख्या से, कर प्रणाली से। तो यूलर के प्रमेय का संबंध जो होता है वह है वितरण के सिद्धांत से। तो 16 का सही आंसर है बी। अगला 17 नंबर प्रश्न है मजदूरी कोष सिद्धांत वेजेस फंड थ्योरी के प्रतिपादक हैं एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, केन्स। तो मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं, इसलिए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ये है। अगला 18 नंबर प्रश्न है मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर द्वारा किया गया? मजदूरी कोष सिद्धांत, जीवन स्तर का सिद्धांत, जीवन निर्वाह का सिद्धांत, अवशोष सिद्धांत। तो अवशेष अधिकारी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मजदूरी के संदर्भ में प्रोफेसर वाकर द्वारा किया गया। तो 18 का सही आंसर डी है। अगला 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है? हीरे, एथलेटिक, मृदुपेय, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का उदाहरण है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो है या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार जो है वह व्यवहारिक रूप में देखने को नहीं मिलती है, तो कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र की लोच बाजार मांग लोच से क्या होती है? के समान होती है, से अधिक होती है, से कम होती है, कोई संबंध नहीं। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में फर्म की मांग वक्र की लोच जो है बाजार मांग लोच से कम होती है, तो कम होती है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है एक विशुद्ध एकाधिकारी उत्पाद की साम्य अवस्था को प्राप्त करता है जबकि कीमत बराबर सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, बी आंसर सही है 21 नंबर प्रश्न का। अगला 22 नंबर प्रश्न है मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी सुल्ज ने, केन्स ने, मार्शल ने, डाल्टन ने। तो मांग की आड़ी लोच की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई। 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 23 नंबर प्रश्न है औसत आगम का दूसरा नाम। तो औसत आगम का दूसरा नाम मांग वक्र एवं कीमत वक्र है। तो मांग वक्र और कीमत वक्र बी और ए दोनों सही है, तो इसलिए सी आंसर सही है। सी में दोनों दिया है, ए तथा बी दोनों सही है। अगला 24 नंबर प्रश्न है निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो इस चित्र में E0 से E1 की तरफ जाने पे मांग में संकुचन की बात होती है और E1 से अगर E0 की तरफ आते तो मांग में विस्तार होता। तो संकुचन बी आंसर में दिया गया है, तो सही आंसर 24 का बी है। अगला प्रश्न है ह्रासमान प्रतिफल का नियम अधिकांशतः लागू होता है कृषि में, खनन में, विनिर्माण में, सेवा क्षेत्र में। तो ह्रासमान प्रतिफल का नियम जो है वह कृषि में लागू होता है।
तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 26 नंबर है, निम्न सारणी की मांग लोच ज्ञात कीजिए। कीमत 8 से बढ़कर 18 हो जाती है और मात्रा जो है 10 से बढ़कर कितनी हो जा रही है, 8 हो जा रही है। कीमत जब 8 थी तो मात्रा 10 मांगी गई थी और कीमत 18 है तो मात्रा 8 मांगी जाती है। तो इसमें मांग की लोच ई बराबर होता है DQ अपान DP इंटू P अपान Q। तो DQ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। DQ 2 का अंतर हो रहा है बटे, और DP 10 का अंतर हो रहा है गुणे 8 प्रारंभिक कीमत हो जाएगी और प्रारंभिक मात्रा 10 हो जाएगी। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 या 2, 5 दूनी 10 और तो 4/25 बचेगा। और इसको जब भाग करेंगे 4/25 को तो यह 0.16 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए लोच कितनी हो जाएगी, मांग की लोच 0.16 हो जाएगी। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में लाभ, अपूर्ण प्रतियोगिता में लाभ, पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ, पूर्ण प्रतियोगिता में हानि। तो यह चित्र जो है पूर्ण प्रतियोगिता में हानि को बता रहा है, इसलिए डी आंसर सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में यह हानि की स्थिति है, क्योंकि कीमत जो है वह OH है, कीमत AR है, एवरेज रेवेन्यू AR है, और एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू AR है, और एवरेज कास्ट औसत लागत जो है वह OS है। OS यह लागत हो गई है और OH जो है वह आय है, तो इसलिए यह इतना जो है हानि को बताता है। तो सही आंसर डी है 27 नंबर प्रश्न का। अगला 28 नंबर प्रश्न है, किस पेटेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित KYC शुरू की। SBI ने, गूगल पे ने, HDFC ने, एयरटेल पेटेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने फेस आधारित KYC शुरू की है। तो फेस आधारित KYC शुरू करने वाला पहला पेमेंट बैंक है। इस प्रकार से तो सही आंसर 28 नंबर प्रश्न का डी है। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 28 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, दोस्तों, यारों तक शेयर करें।